नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। पॉलिटी सब्जेक्ट में 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं दोस्तों। 7th क्लास की जो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है, इसके पार्ट 1 में दोस्तों हमने कुछ पॉइंट को देख लिया था। जो उसके बचे हुए कंटेंट थे उसको आज हम पार्ट 2 में देखेंगे। उसी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ आज दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है और सरकार क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है स्वास्थ्य के लिए, जिससे लोग जो है स्वस्थ रह सकें। और कोई बीमार पड़ता है, किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई सी समस्या आती है तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज़ चला रहा हूँ इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। जहाँ से हमारा पार्ट 2 छूटा हुआ था, पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया था, उसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ था उसको आज हम देखते हैं पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसमें देखते हैं सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हो तो आपको तुरंत सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। वहीं पे अगर आप एक सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर आपको लाइन लगाना पड़ता है, अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो उसी में देखेंगे दोस्तों, उसी कड़ी में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ क्या क्या है। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है अपना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा होता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो देखो दोस्तों, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा होता है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसमें जितने भी खर्च आते हैं उसको सरकार निर्वहन करती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हैं। इसमें जिसमें ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, असाधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां, सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जो गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो जो है दोस्तों बड़े डॉक्टरों की देखरेख में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक ज़िले में आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। यानी कि जो जिला अस्पताल होता है दोस्तों, वो उस ज़िले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होंगे उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो उपलब्ध कराएगा और उनकी देखरेख भी करेगा। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल भी होते हैं जिनका जिक्र हम हाकिम शेख की कहानी में भी हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा भी कई सारे अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके भी क्षेत्र में कई सारे हॉस्पिटल होंगे। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके अलावा कुछ विशेष अस्पताल होते हैं जो बड़े अस्पताल होते हैं दोस्तों, जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। उसके सभी खर्चे, सभी ज़रूरत की चीज़ें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर उनको उपलब्ध उचित सुविधा मिल सके, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आज भारत में जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उनके घर में कोई अस्वस्थ होता है तो उनकी देखरेख कौन करेगा। इसलिए सरकार जो है सार्वजनिक अस्पताल चलाती है ताकि सभी लोगों को बराबर और एक समान रूप से ट्रीटमेंट हो सके और उनके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य
व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत देने पर होता है। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कीमत यहाँ पर ली जाती है, जब आप पर्चे कटाने जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये या 10 रुपये के पर्चे कटते हैं और उसी में आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। तो ये भी दोस्तों आपने देखा होगा, जब ये सारी बीमारियां जिस क्षेत्र में फैलती हैं वहाँ पे डॉक्टरों की टीम जाती है, वहाँ पे दवाइयों की छिड़काव करती है ताकि इनको रोका जा सके और लोगों को इन सभी बीमारियों से जो क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। इनकी व्यवस्था सरकार के लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उसमें लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वो सेवाएं असफल हो जाएंगी, वो जो सरकार द्वारा प्लान बनाया जाता है वो फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दे। तो बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, पानी रुकता है, वहाँ पर मच्छरों के पैदा होने की संभावना अधिक होती है और ये मच्छर वहीं पर पैदा होते हैं। हकीम शेख के प्रक्रम को पुनः याद कीजिए, यानी कि हकीम का जो अभी आपने पार्ट 1 में एक कहानी मैंने बताई थी दोस्तों, उसमें हकीम के बारे में थी। उस कहानी को आप याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हमारा जो संविधान है उस संविधान के तहत यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से समान रूप से सबको प्राथमिक सेवाएं यानी कि तो जो उपचार होता है वो सबको मिलना उसका एक कर्तव्य बनता है, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा होती है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर हकीम जो हैं, अगर उनको दूसरे अस्पताल ने भी लेने से मना कर दिया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। और सरकार ने जो ये कहा वो बिल्कुल कहा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज का व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर हाकिम शेख का इलाज नहीं हो पाया और उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा और उसके बाद जब उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने ये कहा सरकार से कि उनका अस्पताल आपके सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाया, इस वजह से आपको पूरा खर्च आपको देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो सरकारी अस्पताल, यहाँ पे सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति दिख रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल में एक बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमित होकर के मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। तो देखो, हर साल 10 लाख बच्चे संक्रमित होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये आंकड़ा किसने दिया है? यूनिसेफ के द्वारा निकला है ये आंकड़ा दोस्तों। और इस अस्पताल की
स्थिति आप देखो कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पर एक बेड है, पुराना कमरा है, यहाँ पर नीचे सब कुछ टूटा फूटा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती, और यहाँ पे सभी सुविधाएं आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में नहीं 5 स्टार होटल में आप रुके हों। आगे देखते हैं निजी सेवाओं के बारे में, निजी सेवाएं क्या कहती हैं। अभी आपने सार्वजनिक अस्पताल के बारे में देखा, अब निजी अस्पताल के बारे में देखते हैं। हमारे देश में कई तरह के निजी अस्पताल सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें हैं भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीदते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा भी होगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें सभी सुविधाएं मिलती हैं। और आज शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी डॉक्टर होते हैं वो अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी डाल देते हैं। सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उनके अपने प्राइवेट डिस्पेंसरी होते हैं, और वहाँ पर वो मरीजों की अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं सरकारी अस्पताल की तुलना में। और वहाँ पर भी आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपको सरकारी अस्पताल में, जो सार्वजनिक अस्पताल होता है, वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो सुविधाएं आपको प्राइवेट अस्पताल में मिल जाती हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी सेवाओं के लिए जो है लोगों को यहाँ पर बहुत पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर पैसे देने पर ही उनके इलाज प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं, और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा देख सकते हो कि हर शहरों में आपको दवाई बनाने की कंपनी, और हर शहरों में आपको बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल नहीं कोई होटल हो। कितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर है। दिल्ली का एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, तो कितनी अच्छी सुविधा यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। कितनी साफ सफाई है, आप देख सकती हो प्राइवेट। और जब तो सार्वजनिक अस्पताल जो था उसका चित्र भी आपने देखा तो उसमें कितनी दयनीय स्थिति दिखाई दे रही थी। यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। जैसा भी आपने पढ़ा, जो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी सार्वजनिक अस्पताल होते हैं उसमें जो डॉक्टर होते हैं, जो सुविधा होती हैं वो लोगों द्वारा वसूले गए कर से वहाँ की सभी सुविधाएं पूरी की जाती हैं। तो वही देखते हैं दोस्तों, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं में सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। कुछ करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाज़ार में नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं सरकार की, वो सभी सेवाएं लगभग लोगों को निःशुल्क दी जाती हैं, और ये सेवाएं तभी दी जा सकती हैं दोस्तों जब लोग कर देंगे और लोगों के कर से वसूले गए पैसे
से वो ज़रूरी सेवाएं होती हैं उसको ये उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इसके बारे में देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या समानता है और सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं या नहीं हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं बढ़ रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हो वहां की सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं, ना तो सार्वजनिक अस्पतालों की संख्या बढ़ पा रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा दोस्तों, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ वो बहुत महंगे होते हैं और वहाँ पे जो है पैसे अधिक खर्च करने पड़ते हैं। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में कोई बीमार होता है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी पैसे किसी से उधार लेना पड़ता है, उसके बाद वो अपने इलाज करा पाते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कर्मों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। ऐसा भी आपने देखा होगा, वो गलत काम करते हैं। कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा और अपने कमाने के लिए करते हैं ऐसा। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जा सकता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, प्राइवेट अस्पताल वाले क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शन देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं ताकि उनकी कमाई हो सके और वो पैसा कमा सके। अगर वो एक गरीब आदमी को थोड़ी सी भी दवाइयाँ दे दें, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करा दें, ज़रूरत की दवाइयाँ, ज़रूरत की ट्रीटमेंट, तो दोस्तों वो स्वस्थ हो सकता है। लेकिन पैसे कमाने के लिए ज़रूरत से अधिक उन्हें दवाइयाँ, इंजेक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं छोटी सी जानकारी है। भारतीय आयुर्वेदिक परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो देखो दोस्तों, जेनेरिक नाम लिखना चाहिए। जेनेरिक दवा जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही सस्ती मिलती है और अच्छी भी होती है। अभी ये भारत सरकार द्वारा इसका प्रचार भी किया गया था कि जेनेरिक दवाई हर किसी तक पहुँचे और जिसको ज़रूरत हो जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराई जाए दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लोगो है जन औषधि का और यही है जेनेरिक दवाई का लोगो। ये दोस्तों बहुत ही सस्ती दवा होती है अन्य प्राइवेट दवाओं की तुलना में। आगे देखते हैं, यह तथ्य है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हो पाते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारत जैसे जनसंख्या में 20% लोग ही जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसे खरीद पाने में सक्षम हैं, क्योंकि सभी के पास पर्याप्त पैसे उपलब्ध नहीं है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी पर्चियों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि अगर हम हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे दवाइयों को खरीदेंगे। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग पर्चे का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो देखो दोस्तों, कितनी दयनीय स्थिति है। तो 40% लोग हैं ऐसे दोस्तों जिनके साथ ऐसी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते होंगे आप भी कि वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में ही बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते या भोजन नहीं कर पाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन के आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है।
और इसलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से इनकी हालत और ख़राब हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इनकी वैसे ही रोज़मर्रा की जो दिनचर्या होता है, पैसे कम होने की वजह से इनकी स्थिति बुरी रहती है और जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनकी कमर और टूट जाती है, क्योंकि उसके लिए पैसे दूसरों से उधार लेना पड़ता है, तभी ये इलाज करा पाते हैं। कभी कभी केवल पैसे ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। बिल्कुल सही दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी तरीके से दवा नहीं करा पाते, समय पर दवा नहीं करा पाते। उसका कारण ये है कि जैसा यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं बनता, क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन सुविधाएं नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए महिला को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि समय पर दवा के लिए डॉक्टरों के पास हम नहीं पहुंच पाते। कई बार हम पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, अच्छे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती, और या तो उस क्षेत्र में डॉक्टर नहीं होते, अस्पताल नहीं होते। तो इस वजह से भी दोस्तों कभी कभी हमें सेवाएं नहीं मिल पाती। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र से एक महिला जो है वो जा रही है, और ये दोस्तों देखो पैदल जा रही है। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो देखो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब गर्भवती जैसी महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ता है। क्या किया जा सकता है इसमें, देखते हैं दोस्तों क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वास्थ्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसलिए लोगों की स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक होता है। ऐसा संभव होता है कि अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। तो देखते हैं दोस्तों अगले पृष्ठ पर क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखो केरल की एक कहानी दी गई है, केरल का अनुभव है, और इसके बारे में देखते हैं। 1996 की बात है दोस्तों। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। तो देखो दोस्तों, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं और योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती हैं। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्याओं का ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। तो देखो दोस्तों, ये सभी करके कितना सुधार लाया जा सकता है। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हो। यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है दोस्तों। आगे देखते हैं एक और कहानी दोस्तों। ये मैप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये केरल राज्य है। यहाँ पर केरल राज्य पड़ता है सबसे नीचे दक्षिण भारत में दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कोस्टारिका का तरीका। तो कोस्टारिका एक देश है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित। तो देखते हैं यहाँ के कोस्टारिका का क्या तरीका है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे देश में सेना
और देश में सेना नहीं रखेंगे। तो देखो दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था कि हम देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। अब देखो दोस्तों, उन्होंने देश में सेना नहीं रखा और सेना पे जो खर्च होता था उस खर्च को उन्होंने कहाँ पे किया दोस्तों? शिक्षा पर और स्वास्थ्य पे किया। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर देश सही रहेगा तो देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ की सरकार की। और वहाँ की सरकार कहती है कि हम देश में सैनिक को नहीं रखेंगे, सैनिक पे आने वाले सभी खर्चों को हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है वहाँ की सरकार का और ये उनसे उनके देश का आंतरिक विकास होगा दोस्तों। लोग स्वस्थ होंगे, वो काम ज़्यादा करेंगे और उनका आंतरिक विकास होगा। इससे सुविधा उनको जो है दोस्तों बहुत लाभ होगा और बहुत ज़्यादा विकास होगा उस देश का। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमारा एनसीईआरटी बुक 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 समाप्त होता है दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।